न्यू उस्मानपुर में मिली युवक की लाश। अपने घर के टॉयलेट के बाहर ही खून से लथपथ मिली लाश। रात को लौटे थे जयपुर से। जयप्रवेश अस्पताल में थे कर्मचारी। शकरपुर में 3 झुग्गियों में लगी आग। एक शख्स की झुलसकर हुई मौत। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पूर्वी दिल्ली दंगे मामलों के सरकारी वकील ने दिया इस्तीफा। अमित प्रसाद पुलिस की ओर से कर रहे थे पैरवी। इस्तीफा देने का कारण अभी साफ नहीं। संपत्ति मालिकों को बड़ी राहत। कन्वर्जन चार्ज देकर फिर खुल सकेंगी दुकानें। अब से लीगल कमेटी के पास जाएंगे मामले। सीमापुरी पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। शिकायतकर्ता के घर में घुसकर लूटे पैसे। मामला दर्ज कर पुलिस कर रही है जांच। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। यमुना पार में न्यू उस्मानपुर थाना क्षेत्र में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। युवक का शव घर में ही टॉयलेट के बाहर खून से लथपथ हालत में मिला। पास में ही एक चाकू पड़ा हुआ मिला। पुलिस ने हत्या की धारा में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस को जगप्रवेश अचंद्र अस्पताल से रामजी लाल की मौत के बारे में पीसीआर कॉल प्राप्त हुई। मृतक की पत्नी सुधा कमावत ने बताया कि 12 साल पहले रामजी लाल के साथ उसकी शादी हुई। 11 साल और 8 साल के उनके 2 बच्चे हैं। वे राजस्थान के सीकर के रहने वाले हैं। रामजी लाल जगप्रवेश चंद अस्पताल में ही नर्सिंग स्टाफ के रूप में काम करते थे। पत्नी सुधा 2016 से सीलमपुर में एक सरकारी स्कूल में गेस्ट टीचर हैं। जयपुर में एक शादी में शामिल होने के बाद सोमवार देर रात 12:30 बजे वे जयपुर से घर पहुंचे। महिला के मुताबिक बच्चे एक बेडरूम में सोए थे, जबकि दूसरे कमरे में सोने से पहले पति पत्नी ने करीब घंटे तक एक दूसरे से बात की। इसके बाद मंगलवार को वह सुबह 6 बजे सोकर उठी तो देखा कि रामजी लाल टॉयलेट के बाहर खून से लथपथ मिले। उनके पास एक चाकू पड़ा हुआ था। रामजी लाल को अस्पताल की इमरजेंसी ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के गर्दन पर दाहिनी ओर गहरे चोट के निशान मिले। न्यू उस्मानपुर थाने में हत्या की धारा में केस दर्ज कर लिया गया। मामले में आगे की जांच की जा रही है। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में सड़क किनारे बनी झुग्गियों में आग लग गई। इस हादसे में एक शख्स की झुलसकर मौत हो गई, जबकि एक बुजुर्ग घायल हो गया। घायल को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जिला के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि सोमवार रात तकरीबन 8 बजे शकरपुर थाना इलाके में झुग्गियों में आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। आग 3 झुग्गियों में लगी थी। आग पर काबू करने के लिए दमकल विभाग की टीम को बुलाया गया। मौके पर 3 फायर टेंडर पहुंची और झुग्गी में फंसे लोगों को निकाला गया। कैट एम्बुलेंस की मदद से घायलों को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में दाखिल कराया गया। कुछ ही देर में दमकल की टीम ने आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया। आग बुझाने के बाद झुग्गियों की तलाशी ली गई तो वहां से एक शख्स की लाश बरामद हुई। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो पाई है। बॉडी को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। आग कैसे लगी इस बात का पता नहीं चल पाया है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही इस बात का पता चल पाएगा। बताया जा रहा है कि झुग्गी में रहने वाले लोग कबाड़ बीनने का काम करते हैं। झुग्गी के आसपास काफी मात्रा में कबाड़ इकट्ठा कर रखा गया था, जिसमें काफी मात्रा में प्लास्टिक और पुराने टायर थे। इसकी वजह से आग तेजी से फैल गई। झुग्गी के अंदर रह रहे लोगों को बाहर निकालने का भी मौका नहीं मिला। हमें कॉल मिली थी जंगल के अंदर आग है और इससे बड़ा टर्नआउट था गीता कॉलोनी का जो एसओ दर्शन दिन थे यहाँ पर। उसके बाद कॉल मिली मुझे कि भाई आप जाएंगे जंगल की आग पे, सीनियर इंचार्ज, ठीक है ना। उसके बाद हमने आगे देखा 3 झुग्गी थी। 3 झुग्गी के अंदर आग थी। जब तक आग बुझ चुकी थी और इसमें एक आदमी बता रहे कि थोड़ा सा इंजर्ड था, उसको पहुँचा देगा हॉस्पिटल में। तो हमने फिर सर्च किया, हम जैसे भी हमने आग बुझाई तो उसमें एक डेड बॉडी और मिली। तो डेड बॉडी मिलने में डेड बॉडी अंदर ही है, फिलहाल पुलिस के अंदर है। और बाकी जो आदमी इंजर्ड है वो यहाँ हेड गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट है। मेरे ख्याल से टाइम तो कितने कॉल का टाइम है सवार लगभग एक कॉल है हमारे पास। उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे की साजिश समेत अन्य घटनाओं के मामलों में पुलिस प्रतिनिधित्व कर रहे सरकारी वकील अमित प्रसाद ने विशेष लोक अभियोजक एसपीपी पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपराज्यपाल को इस्तीफा सौंपा है। इस्तीफे के लिए भेजे पत्र में प्रसाद ने कहा कि 3.5 साल तक उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार अभियोजन के मामलों को संभाला, लेकिन वह इसे जारी नहीं रख पाएंगे। अमित प्रसाद ने दंगे की साजिश के मामले में पुलिस की ओर से पैरवी की। यह केस अब संवेदनशील मोड पर है। इसमें आरोप के बिंदुओं पर आदेश होना है। इसके अलावा दंगे से पहले
भड़काऊ भाषण देने के आरोपित शर्जील इमाम के खिलाफ बहस की थी। इसमें शर्जील पर आरोप तय हो चुके हैं। दंगे के कई अन्य मामलों में वह विशेष लोक अभियोजक के तौर पर पक्ष रख रहे थे। पत्र में उन्होंने इस्तीफा देने का कारण नहीं बताया है। सैकड़ों संपत्ति मालिकों को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित न्यायिक समिति ने सोमवार को डी सीलिंग का निर्देश दिया। दिल्ली के प्रमुख स्थानीय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स LSCS में 2017 से 18 में दुकानों को पहली और दूसरी मंजिल को सील कर दिया गया था। इसे लेकर हमने महेंद्र आहूजा से बात करी तो उन्होंने बताया कि यह दुकानदारों के लिए एक अच्छी खबर है। अब वह अपना कन्वर्जन चार्ज देकर अपनी दुकान की सील खुलवा सकते हैं और जिन्होंने अपना कन्वर्टर चार्ज भर रखा है वह सेल अपनी आराम से खुलवा सकते हैं। अब सारे मामले मॉनिटरिंग कमेटी की जगह लीगल कमेटी के पास जाएंगे। दिल्ली में दुकानदारों की सीलिंग को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उससे सभी दुकानदारों को बहुत राहत मिलेगी। अब उनकी सीलिंग की अनिश्चितता समाप्त हो जाएगी। उन्हें केवल अपनी दुकान का कन्वर्जन चार्ज अथवा एडिशनल FAR का चार्ज देकर डी सीलिंग वो करवा सकेंगे। अब सारे मामले मॉनिटरिंग कमेटी के पास जाने की जगह लीगल कमेटी के पास जाएंगे, जहां MCD को उस प्रॉपर्टी की पोजीशन बताकर एक्सप्लेन करके वो समाधान करके तत्काल देना होगा। दुकानदारों को केवल अगर उन्होंने पहले से कन्वर्जन नहीं दिया तो कन्वर्जन चार्ज देकर वो कभी भी राहत पा सकते हैं और अपनी दुकान की सीलिंग खुलवा सकते हैं। सभी दुकानदार भाइयों को जिन्हें पीछे बहुत परेशानी हुई उनको राहत मिलने की बहुत बहुत बधाई। थाना सीमापुरी टीम द्वारा 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से नकली दिल्ली पुलिस के ID कार्ड, एक मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद हुए। गिरफ्तार आरोपी की पहचान जुबेर और समीर के रूप में हुई है। 25 नवंबर को पंजाब नेशनल बैंक दिलशाद गार्डन सीमापुरी के पास घर में डकैती के संबंध में PCR कॉल प्राप्त हुई। थाना सीमापुरी में मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए इस लूट की घटना को सुलझाने के लिए SI अचल और क्रैक टीम को लगाया गया। कई CCTV फुटेज प्राप्त हुए जहां 4 से 5 अज्ञात व्यक्ति शिकायतकर्ता के घर में घुसे और कुछ पैसे लूट लिए। घटना के 2 मास्टरमाइंड समीर पुत्र हाजी इसरार और जुबेर पुत्र सलाउद्दीन फरार थे। इसके बाद गुप्त सूचना पर 10 घंटे की लगातार ट्रैप के बाद एक आरोपी समीर को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद आरोपी समीर की निशानदेही पर दूसरे मास्टरमाइंड जुबेर को भी गुड़गांव से गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली का तापमान धीरे धीरे कम होता जा रहा है और हवा भी प्रदूषित होती जा रही है, जिसके चलते बीमारियां फैल रही हैं और मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। हमने पूर्वी दिल्ली के डॉक्टर से जाना कि क्या नई बीमारियां आ रही हैं और लोगों को उनसे कैसे बचाव करना चाहिए। तो डॉक्टर का कहना है कि हवा दूषित होती जा रही है और दिन में टेम्परेचर कम रहता है, दोपहर में सामान्य टेम्परेचर होता है। ऐसे में सबसे ज्यादा सांस के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। खासकर सीनियर सिटीजनों के लिए यह मौसम सही नहीं है। उन्हें इससे बचाव करना चाहिए और उन्हें घर से निकलने का परहेज करना चाहिए और कभी भी घर से निकले तो खासकर मास्क जरूर लगाना चाहिए। ऐसे मौसम में वायरल भी काफी बढ़ जाता है। वायरस की वजह से लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं। इस बार खासकर यह देखा जा रहा है कि न खाली वायरल हो रहा है, साथ ही उल्टी की भी दिक्कतें हो रही हैं। ठंड के मौसम में जो पॉल्यूट्स होते हैं वो सारे नीचे रह जाते हैं, जिसकी वजह से हवा में प्रदूषण बढ़ जाता है। कर्नाटका स्टेट में तो उन्होंने जो सीनियर सिटीजन्स एल्डरलीज हैं उनके लिए एक मैंडेट कर दिया है कि उन्हें मास्क पहन के ही बाहर निकलना है। और मास्क जो है कोविड में हमने सीखा है कि वो पहनने से हम अपने आप का काफ़ी हद तक बचाव कर सकते हैं। इसमें कोई N95 मास्क या कोई इस तरह के मास्क की ज़रूरत नहीं है हमें, लेकिन एक नॉर्मल कपड़े का मास्क जिसमें 2 या 3 लेयर्स हो, जो कि आपके अंदर दूषित हवा कम अंदर जा सके, जिससे कि आपको बेनिफिट मिलेगा। रहा सवाल के केसेस बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली केसेस बढ़ रहे हैं। सिर्फ खांसी जुकाम या अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हम जिसे कहते हैं उसके नहीं, इसके अलावा के भी केसेस बढ़ रहे हैं। बुखार के साथ साथ इस बार लोगों को उल्टी वगैरह भी हो रही है। साथ में इस बार ठंड भी बहुत लग रही है और अभी भी हम कहीं ना कहीं केसेस टाइफाइड के और डेंगू के भी देख रहे हैं। मच्छर ना होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं ये चीज़ भी सक्रिय है। पिछले कुछ दिनों में हमारे पास डेटा आया है कि कोविड के केसेस भी बढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो वेरिएंट है कोविड का वो बहुत ज़्यादा घातक अभी तक नहीं लग रहा है। तो हमें यही कहा गया है कि सावधानी रखी जाए, इससे भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, इस समय जब जो है वो मौसम करवट ले रहा है, सर्दी जो है वो अचानक से सुबह अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट जो है वो ज़्यादा हो रही है और दिन के टाइम में अभी भी गर्मी बनी हुई है। ऐसे समय में जो है हवा का रुख ऐसा होता है कि प्रदूषण दिल्ली की तरफ आता है और दिल्ली का वातावरण जो है और भी ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है। इसके साथ साथ सर्दी के साथ साथ जो है सांस की दिक्कत के मरीज जो है वो बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलों में आ रहे हैं, जिसके अंदर COPD, अस्थमा के पेशेंट या सांस में लेने की दिक्कत के पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा आ रहे हैं।
स्पेशली ये देखा गया कि बुज़ुर्ग जो है वो ज़्यादातर हॉस्पिटल के अंदर आ रहे हैं, और ऐसे लोग जिनको पहले से कोई सांस की या हार्ट की बीमारी है, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और वो हॉस्पिटल में आ रहे हैं, अच्छी संख्या में आ रहे हैं, और उनको मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, उनको ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़ रही है। कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट को नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर भी देने की ज़रूरत पड़ जाती है हॉस्पिटल के अंदर। तो ये जो है चीज़ें देखी जा रही हैं। साथ साथ जब मौसम ठंड होता जा रहा है, ऐसे में हार्ट अटैक के पेशेंट्स भी थोड़े से बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरा जो है वो लोगों से यही आग्रह रहेगा कि आपको ये निश्चित करना चाहिए कि सुबह के समय या रात के समय जब भी आप घर से बाहर निकलें तो आपको पूरी तरह से जो है वो कवर होना चाहिए। आपका गला, कान, नाक, मुंह जो है अच्छे से ढके होने चाहिए, छाती जो है वो गर्म होनी चाहिए, और जब भी आप बाहर जाएं तो ये देखें कि जब ज़रूरी हो तभी बाहर जाएं। अर्ली मॉर्निंग का और लेट नाइट का समय जो है वो अवॉइड करना चाहिए बाहर जाने के लिए। दिल्ली में रहने वाले कई लोग सालों से राशन कार्ड न बनने से परेशान हैं। राशन कार्ड का आवेदन तो कर दिया है, लेकिन 2017 के बाद से राशन कार्ड बनाए नहीं जा रहे हैं, जिससे गरीब वर्ग के लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। जब इस बारे में हमने जनता से बात की तो उनका कहना था कि कई साल पहले फॉर्म भरे गए, लेकिन अभी तक राशन कार्ड नहीं बनाया गया, और जब राशन दफ्तर जाते हैं तो वहां से केवल बहाने ही सुनने को मिलते हैं, लेकिन राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, जिससे राशन पैसा देकर खरीदना पड़ रहा है या फिर बाहर से लेना पड़ता है, जो कि काफी महंगा पड़ता है। मैं तो मैम 2020 से परेशान हूँ, बल्कि उससे पहले भी मुझे राशन कार्ड की मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे फंस जाएगी, पेज फंस जाएगा मेरा। मैंने सोची चोई बन जाएगा, महीने 2 महीने के अंदर बन ही जाएगा, तो मैंने अप्लाई करवा दी, और अप्लाई किया हुआ मेरा ये हो गया 2020 का 4 जनवरी का करा हुआ है, 5 साल होने जा रहा है, लेकिन इसका कोई रिस्पांस मुझे नहीं मिल रहा है। कह रहे हैं मैम कुछ भी पता नहीं है कि कब तक बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, और ना ही तो नाम कटवाने के लिए भी नाम भी नहीं कटता है, और ना ही तो हम रजिस्ट्रेशन कहीं करवा सकते हैं। राशन खरीदने में तो महंगाई तो पता ही है आपको, राशन खरीदने में तो गरीब आदमी के लिए वो है ही है, तो इसलिए कि हमें पहले गेहूं भी मिल जाता था राशन के जैसे लोगों को जो मिलता है वो भी दे देते थे, लेकिन अब गलियों में राशन लेने वाले आने लग गए तो हम सबको मिलता नहीं है। राशन कार्ड ना होने से बहुत दिक्कत है, हमें ब्लैक करके राशन लेना पड़ता है। महंगाई इतनी है, राशन घर में 5 किलो लो तो कम से कम हमारा 1000 रुपये का, तो 5 किलो राशन ही राशन है। घर चलाने में हमें बहुत तंगी होती है। हम अप्लाई करे हुए तो मुझे कम से कम मैंने सन 2016-17 में किया था, मैंने 17 के आसपास मैंने अप्लाई किया था, लेकिन मेरा आज तक उसका मेरा कुछ पता ही नहीं। वो कहते हैं उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, बस हमें यूँ करके टाल देते हैं, हम धक्के खा के घर वापस आ जाते हैं। बहुत लोग हैं, काफ़ी लोग जाते हैं तो कहते हैं हमें भी चल रहे हैं, हमारे अभी नहीं आया, हम भी चल रहे हैं, हमारा भी नहीं आया, धक्के खा के हम आ जाते हैं। देखिए आप आजकल देख रहे हो, लेकिन 5 साल हो गए दिल्ली की जनता को राशन कार्ड अप्लाई तो कर रहे हैं, लाखों राशन कार्ड पेंडिंग पड़े हुए हैं, लेकिन आज तक केजरीवाल सरकार ने एक भी राशन कार्ड नहीं बनाया। वैसे तो वो गरीबों के हित की बात करते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार की करनी और कथनी में क्या फ़र्क है। आप राशन कार्ड जिन्होंने अप्लाई किया उनसे पूछ लो ना। जब चेक करवाओ तो कहते हैं पेंडिंग में चल रहा है ना, राशन कार्ड के दफ्तर बार बार जाते हैं, चक्कर काट के आ जाते हैं, राशन कार्ड बनता ही नहीं है। 2021 में कर रखा है, अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं है। राशन कार्ड को लेके यही कहना चाहते हैं हम लोग, राशन दफ्तर दौड़ जा रहा है, राशन नहीं बन पाया। 2020 से अप्लाई किए हैं और वो लोग कहते हैं पेंडिंग में चल रहा है, बहुत गरीब आदमी का राशन नहीं मिलेगा तो क्या लोग खाएं। तो कितनी परेशानियाँ होती है? बहुत परेशानी होती है, हम ब्लैक खरीद के खा रहे हैं। 24-25 रुपये किलो राशन का चावल लोग दे रहे हैं। एमसीडी के प्रॉपर्टी सी विभाग ने ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को टैक्स में मिलने वाले 20% की छूट को लगभग कम कर दिया है। ऐसे में आईपी एक्सटेंशन की सोसाइटी के मेंबर्स ने मीटिंग रखी, जिसका मेन मुद्दा टैक्स में मिलने वाली 20% की छूट का था। सुरेश बिंदल ने बताया कि सोसाइटी का काफी काम खुद ही करवाया जाता है, उसमें एमसीडी कोई मदद नहीं करती, और अब ये कहा जा रहा है कि अगर सोसाइटी 90% एडवांस जमा किया जाता है तो आपको कुछ छूट मिल जाएगी। ऐसे में तकरीबन कई सोसाइटी के मेंबर्स पर एक्स्ट्रा भार पड़ेगा, और लोगों ने निगम से यही गुजारिश की कि उनको 20% की टैक्स में छूट दी जाए। प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में एक मीटिंग अग्रसेन आवास में रखी गई, जिसमें बड़ी संख्या के अंदर हमारे लोग आए, और उद्देश्य है कि ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के मेंबरों को 20% अतिरिक्त छूट मिलती थी। जो हम इंटरनल सेवा करते हैं, सफाई हमारी अपनी होती है, पानी की सप्लाई अपनी होती है, स्ट्रीट लाइट अपनी होती है, तो जितनी सेवाएं कॉरपोरेशन सबको जनता को देती है वो सेवाएं ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में नहीं देती। जब शांति देसाई जी महापौर थे उस टाइम से लागू थी, अब इन्होंने वो छूट वापस ले ली
परंतु उसको दूसरे ढंग से जगलरी ऑफ वर्ड्स के करके काम किया कि जो 90% टैक्स जमा करा देंगी सोसाइटी के मेंबर, तो उनको 10% का काम हम करने के लिए देंगे। तो ये कही गई, तो ये तो देने का मतलब ही नहीं। अब कौन आदमी हिसाब रखेगा, 90% देगा नहीं देगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। ये तो पहले भी इन्होंने ऐसी बेईमानी की थी, इस बार भी कर रहे हैं। एमसीडी की तरफ से पहले हमें 20% छूट मिलती थी और समय पर अगर जमा कराते तो 15% मिलती थी। अब ये दोनों छूट ख़त्म कर दी गई हैं। मतलब एक तो 20% की छूट हमें मिलती थी वो ख़त्म कर दी गई है, हाँ, प्रॉपर्टी टैक्स पर, और 15% जो ऑन टाइम जमा कराते थे वो ख़त्म कर दी गई है। इससे दिक्कतें क्या हो रही हैं आप लोगों को? दिक्कतें ये हो रही हैं जी, मतलब एक तो थोड़ा मतलब बोझ तो पड़ ही जाता है मतलब टैक्स का, और जो बाकी काम जो सोसाइटी करती थी वो सोसाइटी करती है। एमसीडी तो अंदर कोई काम नहीं करती हमारा, जैसे ड्रेनेज सिस्टम हो गया या सड़कें हैं या और भी लाइटिंग है, स्ट्रीट लाइट है, इसके सारा खर्चा हम ही वहन करते हैं। एमसीडी की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती है जी। नहीं, एमसीडी बिल्कुल मदद करे। एमसीडी जब बाहर की जो कॉलोनियाँ हैं, जो और भी चीज़ें हैं, उनके लिए वो अपना सारा काम करती है, तो सोसाइटी के अंदर भी वो काम करे। नए ऑफिसर आए हैं, नए आईएएस ऑफिसर्स की पोस्ट जो ऊपर आई, हाँ, तो वो उन्होंने उसको बिजनेस की तरह चलाना शुरू कर दिया एमसीडी को, जबकि एमसीडी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। सिविक सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट संस्था है, उसको सिविक सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। फंड्स उसको कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, गवर्नमेंट देगी, दिल्ली गवर्नमेंट देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, वो एक अलग इशू है। इन लोगों ने हर चीज़ को पैसे से तोलना शुरू कर दिया। जी आप हमें हाउस टैक्स देते ही कितने हो, अरे आप हमें सर्विस देते ही कहाँ हो जो हाउस टैक्स मांगते हो। अगर यही बात है तो आप हमें सर्विस नहीं देते, आप हाउस टैक्स में मत लीजिए, या फिर हमारे को जो सर्विस आप प्लॉटेड डेवलपमेंट में देते हैं वो सर्विस दीजिए, हमसे पूरा टैक्स लीजिए। तो जब म्युनिसिपल वैल्यूएशन कमेटी आई थी उस टाइम में कुछ छूट दी गई थी, जो सर्विसेज हमारे को नहीं दी जा रही थी, तो उसके बदले में 20% छूट है। अब वो इन्होंने अपने आप विड्रॉ कर ली। जो कैश रिबेट ये हाउस टैक्स एडवांस में लेते हैं, 1 साल का है तो फर्स्ट क्वार्टर में जो एडवांस में टैक्स दे देते हैं उनको 15% की कैश रिबेट मिलती थी, वो भी इन्होंने विड्रॉ कर ली। साथ में ये कंडीशन लगा दी कि अगर 90% हाउस होल्ड टैक्स पे कर देते हैं तो हम आपको ये 10% के एमसीडी के काम फ्री करा के देंगे। पहली बात तो ये कि इंडिविजुअल टैक्स पेयर अपने पड़ोसी का या अपनी कॉलोनी का कैसे ख्याल रखेगा कि उसने टैक्स पे किया या नहीं किया। ना मिलने से ये परेशानी हो रही है कि जो भी कुछ है एमसीडी जो है हमेशा सारा कुठाराघात सोसाइटियों पे ही करती है, किसी तरह की कोई सेवा नहीं देती, किसी तरह का कोई कार्य नहीं करती। हमारा सारा अपना कार्य हम खुद स्वयं करते हैं। हमारी अपनी जो सोसाइटी की जो मैनेजमेंट बनी हुई है वही बिजली का, पानी का, सफाई का, सीवर का सब कार्य करते हैं। इसमें 107 सोसाइटियाँ हैं हमारी और इसमें वो सभी इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन किसी भी तरह से कोई भी एमसीडी किसी तरह की कोई छूट नहीं उन्होंने दी है। सोमवार को पुलिस की टीम गश्त पर थी। जब पुलिस 13 ब्लॉक रेड लाइट के पास कोटला रोड पर पहुंची तो उन्होंने एक संदिग्ध युवक दिखा जो स्कूटी पर संजय झील से बाहर आ रहा था। पुलिस को देखते ही उसने मौके से भागने की कोशिश की। संदेह होने पर पुलिस दल ने उस युवक से पूछताछ की तो उसने बहाना बनाना शुरू कर दिया और पुलिस की पूछताछ से बचने की कोशिश करने लगा। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक बटन से चलने वाला चाकू बरामद हुआ। युवक की पहचान समीर के रूप में हुई है। युवक वर्तमान में एक मीट की दुकान पर काम करता है। शस्त्र अधिनियम के तहत थाना पांडव नगर में मामला दर्ज किया गया और आगे की जांच जारी है। अक्सर हमें अनचाही कॉल आ जाती हैं, कभी लोन लेने के लिए तो कभी क्रेडिट कार्ड बनवाने या फिर कभी कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। ऐसे में हम उन अनजाने कॉल्स को उठाते और पता लगता है कि वो किसी काम के नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार दूरसंचार विधेयक पेश किया गया है जिसमें ऐसी कॉल्स पर 50,000 का जुर्माना लगाने की बात रखी है। इस पर पूर्वी दिल्ली की जनता से बात की तो उनका कहना है कि ये काफी अच्छा फैसला है। ऐसी अनचाही कॉल करने वाले पर अंकुश लग सकेगा और जो आम नागरिकों को परेशानी होती है वो भी खत्म हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ इसका नुकसान भी होगा जिसमें यह होगा कि कॉलर का पूरा डाटा सरकार के पास पहुंच जाएगा जो कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं है। यह बिल जो लाया जा रहा है अनचाही कॉल्स, ये अंकुश लगाने का भी एक वो हो सकता है कि जैसे किसी ने किसी को कॉल किया और अंकुश लगाया जा रहा हो। क्या इससे हमारी आज़ादी को छीना तो नहीं जाएगा? आपको याद होगा कि पहले टेलीकॉम कंपनियां इनकमिंग कॉल का कोई पैसा नहीं लगता था, अब 100 रुपये लगते हैं। तो सरकार को इस संदर्भ में सोचना चाहिए कि जनता जब सिर्फ सुनती है इनकमिंग कॉल के ऊपर क्यों चार्ज लिया जा रहा है,
उस पर अंकुश लगाया जाए, ना कि अनलिमिटेड कॉल्स पर अंकुश लगाया जाए। ये है कि अनचाही कॉल जो होती हैं, जिसमें अनचाही कॉल आती हैं, कुछ मतलब जब हम कभी ड्राइव कर रहे होते हैं, कोई जरूरी काम में होते हैं, कॉल आ जाती है, लोन ले लीजिए या ये वाला फ्लैट ले लीजिए या ऐसा या वैसा क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, तो ये जरूर एक हटना चाहिए। इसके ऊपर एक प्रतिबंध लगना चाहिए, तो जुर्माना भी लगना चाहिए कंपनी के ऊपर। तो एक अच्छा प्रस्ताव है मैं समझता हूँ, क्योंकि इंसान बहुत परेशान हो जाता है कई बार। ये एक के साथ दिन में 8-10 कॉलें ऐसी आ जाती हैं, बिल्डर की किसी आ जाती है कॉल, बिल्डर फ्लैट्स ले लीजिए, ये ले लीजिए, जो हमें कुछ लेना नहीं, तो क्यों हम किसी की कॉल सुने और ऐसे किसी को क्यों कॉल करें। हम तो किसी को तंग नहीं करते कॉल करने के लिए, लेकिन हमें क्यों कंपनी से तंग करें। तो ये एक विधेयक जरूर पास होना चाहिए कि एक तो कॉल करने पर प्रतिबंध लगे और इसके ऊपर जुर्माना लगे। मैं इस प्रस्ताव का जरूर सहमत करता हूँ और मैं खुश हूँ, ये प्रस्ताव लगना चाहिए। शाहदरा पुलिस ने एक अपराधी को पकड़ा है, जिसके पास एक बटन वाला चाकू और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई। आरोपी पर पहले भी 20 मामले दर्ज थे। शाहदरा पुलिस टीम ने लोनी रोड शाहदरा पर वाहन चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल पर एक लड़के को देखा। उसे चेकिंग के लिए रुकने का इशारा किया गया, लेकिन उसने यू टर्न ले लिया और भागने की कोशिश की। टीम ने तुरंत उसे काबू कर लिया। उससे मोटरसाइकिल के दस्तावेज पेश करने को कहा गया, लेकिन वह ऐसा करने में असमर्थ रहा। उसकी तलाशी लेने पर उसके पास एक बटन वाला चाकू भी बरामद हुआ। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।